हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द पेल्विस बोन के बारे में और टाइप ऑफ पेल्विस के बारे में। पेल्विस कितने टाइप के होते हैं फीमेल्स में, और उसके बोन कौन कौन सी होती हैं, क्या उनके नाम होते हैं, कितनी टाइप की बोन होती हैं, कितने बोन से पेल्विस मिलकर बना हुआ होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में आज बात करेंगे। ठीक है, तो फीमेल पेल्विस जो होता है वो आपके बेसिकली 3 काम आता है। पहला वो आपके बैठने के काम आता है, दूसरा ये आपके बच्चा डिलीवर कराने के काम आता है, तीसरा आपके चलने में हेल्प करता है। और जो पेल्विस होता है वो आपके बॉडी की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, क्योंकि उसके ऊपर आपके पूरी बॉडी का भार होता है। पूरी बॉडी जो होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड आपकी होती है वो पेल्विस पे अटैच होती है, जिसकी वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको पेल्विस सपोर्ट करता है। तो पेल्विस जो है वो डिसाइड करता है कि वो कैसा है और डिलीवरी संभव है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पेल्विस बोन होती क्या है, इंट्रोडक्शन। श्रोणि पेल्विस, हिंदी में इसको श्रोणि बोलते हैं। श्रोणि हमारे शरीर का वह भाग है जो धड़ ट्रंक को निचले अंगों लोअर लिम्ब से जोड़ता है। यह हड्डियों की एक मजबूत संरचना है जो शरीर का भार सहन करती है तथा गर्भावस्था और प्रसव के समय विशेष भूमिका निभाती है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जो पेल्विस होता है वो एक ऐसी अवस्था है, वो एक ऐसी बोन है जो गर्भ को धारण करने के लिए बच्चे को सेफ रखती है, बच्चे को ग्रो करती है 3 महीने तक। उसके बाद बच्चा जब डिलीवर होने वाला होता है तो पेल्विस में आके फिक्स होता है, उसके बाद वो एक्सपल आउट होता है। इसके साथ ही जो चलने के लिए हमारी फीमर बोन होती हैं वो भी हमारी पेल्विस से अटैच होती हैं। इसके बाद जो पेल्विस होता है वो हमारे बैठने में हेल्प करता है, उठने में हेल्प करता है, चलने में हेल्प करता है, बच्चे को डिलीवर कराने में हेल्प करता है, बच्चे को कंसीव करने में हेल्प करता है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पेल्विस के साथ में अटैच होती है, जिसकी वजह से हम सीधे खड़े रह सकते हैं, सीधे बैठ सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम अपनी बॉडी को अलाइन में रह सकते हैं। तो पेल्विस का जो है बहुत ज़्यादा मेन रोल हमारी बॉडी में होता है, स्पेशली फीमेल की बॉडी में। तो बच्चा डिलीवर करने के और कंसीव करने में भी हेल्प करती है। पेल्विस ही डिसाइड करता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये भी आपका पेल्विस ही डिसाइड करता है। चलिए देखते हैं पेल्विस में कौन कौन सी बोन होती हैं, कैसे कैसे उसके नाम होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले श्रोणि का जो मुख्य कार्य है वो शरीर के भार को सहन करना, पैरों तक पहुंचाना। उसके बाद निचले पेट के अंगों जैसे मूत्राशय, गर्भाशय, आंतों को सहारा देना, और जन्म नली बर्थ कैनाल का निर्माण करना, रक्त वाहिनिकाओं और नसों और स्नायु बंधन लिगामेंट्स को सहारा देना। ये पेल्विस का मेन कार्य होता है, जो मैं अभी आपसे पहले भी डिस्कस किया है। ये कुछ पेल्विक बोन की नाम है, आप देख लीजिए। जो सबसे ब्रॉड वाला एरिया होता है उसे इलियम कहते हैं, उसके जो अपर वाला एरिया होता है उसे इलियक क्रस्ट कहते हैं, नीचे वाले एरिया को एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन बोलेंगे, और जो ऊपर आपको एक गोल जैसा भाग दिख रहा होगा उसको सैक्रम बोलेंगे। नीचे सिम्फिसिस प्यूबिस होता है। इसके बाद पेल्विक ब्रिम होगा, पेल्विक बोन होगा, इस्कियल स्पाइन होगा, कोकिक्स होगा और सैक्रम होगा। इसकी वीडियो आप मेरे लॉन्ग वाली वीडियो में इसका डेमोन्स्ट्रेशन आसानी से देख सकते हैं वहाँ जाके कि पेल्विस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इसके बाद देखिए श्रोणि अस्थियों की संरचना कैसे होती है, स्ट्रक्चर ऑफ द पेल्विक बोन। तो श्रोणि एक हड्डियों की वर्ताकार संरचना बोनी रिंग है जो कुल 4 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। मतलब हमारा जो पेल्विस है वो 4 हड्डियों से मिलकर बना होता है। पहली जो हड्डी होगी, पहले जो होगा 2 इनोमिनेट बोन होंगी, ठीक है, 2 हिप बोन होती हैं जिसको हम 2 इनोमिनेट बोन बोलते हैं इंग्लिश में। एक सैक्रम होगा और एक कोकिक्स होगा। ये 4 हड्डी से मिलकर हमारा पेल्विस बनता है। 2 इनोमिनेट बोन जिसको हम इलियम बोल देंगे, और एक सैक्रम होगा और एक कोकिक्स होगा। ये 4 हड्डियाँ आपके पेल्विस में होती हैं। ये 4 हड्डियों के नाम आपको पता होने चाहिए। जो श्रोणि होती है वो आपकी 4 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये 4 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। इसको एम्ब्रायोनिक लाइफ में अलग रहती है, लेकिन वयस्क होने पर आपस में जुड़ जाती है। एम्ब्रायोनिक लाइफ मतलब जब बेबी अंदर ग्रो कर रहा होता है उस समय पे ये अलग अलग होती है, लेकिन जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है, जैसे जैसे वो एडल्ट होता है, वैसे ही वो सारी बोनें आपस में जुड़ती जाती हैं। तो ये 4 बोन से मिलकर बनी होती है। इसमें 2 इनोमिनेट बोन होती हैं, एक कोकिक्स होता है, एक सैक्रम होता है। जैसे कि अभी हमने पहले बताया था कि इनको हम इलियम, इस्कियम और प्यूबिस बोलते हैं। इलियम, इस्कियम और
प्यूबिस, ये मैंने अपने डेमोस्ट्रेशन वाले पार्ट में क्लियर किया है, आप वो वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। अभी हम आगे भी बताएंगे इलियम क्या होता है, स्कियम क्या होता है और प्यूबिस क्या होता है। ये 3 हड्डियाँ एक स्थान पर मिलकर एसिटाबुलम का निर्माण करती हैं। एसिटाबुलम एक गड्ढा टाइप की आकृति होती है पेल्विस में, जिसके जो एसिटाबुलम होता है उसके साथ में आपकी फीमर बोन जाके अटैच हो जाती है, तो इसे हम हिप बोन बोलते हैं या इनोमिनेट बोन बोलते हैं। इनोमिनेट बोन मिलकर बड़े होकर आपस में मिल जाती है, और जब वो आपस में मिलती है तो वहाँ पे एक गोल संरचना क्रिएट करती है। वो गोल संरचना जो होती है वो हिप बोन के साथ में फीमर बोन को अटैच करने के लिए एक जगह होती है, जो लिगामेंट के हेल्प से वहाँ पे अटैच हो जाती है और हमें मूव करने में हेल्प करती है। इसको हम इलियम, स्कियम और प्यूबिस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देखिए इलियम, पहला आपका होगा इलियम। तो यह हिप बोन का ऊपरी और चौड़ा भाग होता है इलियम, जैसा आपने अभी पिक्चर में देखा होगा। मैं आपको फिर से दिखा दे, ये देखिए आपकी जो इलियम होगी, ये देखिए जो सबसे बड़ा भाग होता है पेल्विस में, इसको हम इलियम कहते हैं। और जो इलियम होती है वो 2 इनोमिनेट बोन से मिलकर बनी हुई होती है। ये पेट और पीठ की मांसपेशियों को सहारा देती है। इसमें इलियक क्रस्ट होती है जो ऊपरी किनारे पर पाई जाती है, तो इसको हम इलियम कहते हैं। तो पहला जो भाग होगा पेल्विस में उसे हम इलियम कहते हैं। फिर हमारा आता है इस्कियम। देखिए सेकंड जो होगा वो इस्कियम होगा। इस्कियम जो होता है ये हिप बोन को निचला और पीछे की ओर का भाग होता है। इसमें इस्कियम ट्यूबरोसिटी होती है जिस पर हम बैठते हैं, ठीक है। इस्कियम ट्यूबरोसिटी जो होती है उस पर हम बैठते हैं, और वो हमारे बोन का जो हमारा पेल्विस होता है उसका सबसे नीचे वाला भाग होता है। ये आप डेमोस्ट्रेशन में देख सकते हैं इस्कियम कहाँ पर होता है। और ये जो इस्कियल ट्यूबरोसिटी होती है ये जैसे जैसे एडल्ट होता रहता है बेबी, वैसे वैसे वहाँ पे डेवलप होती रहती है। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि हम पूरा दिन पूरी रात इसके ऊपर बैठने का, चलने का हेल्प हम इस बोन से लेते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड होता है आपका प्यूबिस। प्यूबिस जो होता है यह हिप बोन का आगे का भाग होता है। 2 प्यूबिक हड्डियां मिलकर प्यूबिक सिम्फाइसिस का निर्माण करती हैं। मतलब जब 2 हड्डियां मिलती हैं तो वहाँ पे एक कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज जो होती है वो आपके 2 हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करती है, उसको हम सिम्फाइसिस प्यूबिस कहते हैं। और ये भी हमारे पेल्विस में आगे की तरफ एक छोटा सा भाग होता है। और लैंडमार्क जब हम याद करते हैं पेल्विस के, तो स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है लैंडमार्क का, वो आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है। इसके बाद देखिए आपका जो सेकंड होगा वो होगा सैक्रम। हमने जो शुरू में पढ़ा था, देखिए तीन बोन के बारे में पढ़ा था, 2 इनोमिनेट बोन के बारे में, एक कॉकिक्स के बारे में और एक सैक्रम के बारे में। तो हमने जो 2 इनोमिनेट बोन के बारे में पढ़ा था उसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे सैक्रम के बारे में। तो सैक्रम क्या होता है? यह त्रिकोणीय ट्रायंगुलर हड्डी है जो रीढ़ की हड्डी का निचला भाग होता है। यह 5 फ्यूज वर्टिब्रा से मिलकर बनी हुई होती है। यह दोनों हिप बोन के बीच जुड़कर सैक्रोइलियक जोड़ जो है होता है, सैक्रोइलियक जॉइंट जो होता है उसको बनाने का काम करती है। तो ये सैक्रम का मेन काम होता है। जो सैक्रम होता है उसमें जो 5 फ्यूज्ड बोन होती हैं, जो वर्टिब्राज होती हैं, वो उसमें से आपके नर्व्स और जो ब्लड सप्लाई करने के लिए जो वेन्स होती हैं, जो आपके अटैचमेंट होने के लिए जो आपके क्या बोलेंगे उसको, कार्टिलेजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें सैक्रम के जो वर्टिब्राज होती हैं उनके साथ अटैच होके आपके यूट्रस को, आपके पेल्विस को, आपके बेबी को ब्लड सप्लाई करने का काम, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम, उसको आपस में अटैच करने का काम जो है वो वहाँ पे करती हैं। इसके बाद देखिए थर्ड होता है आपका कॉकिक्स, ठीक है। हमने शुरू में 3 हड्डियों के बारे में पढ़ा था, 2 इनोमिनेट बोन, एक कॉकिक्स, एक सैक्रम। तो हमने आपसे 2 इनोमिनेट बोन डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने सैक्रम डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कॉकिक्स। कॉकिक्स क्या होता है? तो यह रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला और छोटा भाग होता है। यह 3 से 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से मिलकर बना हुआ होता है। इसे टेल बोन भी कहा जाता है। तो आपके जो सैक्रम, आपका जो पेल्विस है उसमें सबसे नीचे वाला जो पूंछ जैसा, जो टेल जैसा भाग होता है उसे हम कॉकिक्स कहते हैं। और ये 4 से 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से मिलकर बना हुआ होता है। उसमें वो बहुत पहले ज़माने में यूज होता था, लेकिन आजकल उसका कोई भी यूज़ नहीं है, तो वो धीरे धीरे करके डिसअपीयर हो रही है। किसी किसी फीमेल में आपको ये कॉकिक्स देखने को नहीं मिलेगी, और मोस्टली वुमेन्स में ये देखने को मिलती है।
इसके बाद देखिए डिवीजन ऑफ पेल्विस, श्रोणि का विभाजन। तो श्रोणि को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, फीमेल पेल्विस जिसको हम झूठी श्रेणी कहते हैं, फॉल्स पेल्विस। ठीक है, फॉल्स पेल्विस मतलब होता है झूठी श्रेणी, मतलब ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए सही नहीं होता है पेल्विस। यह श्रोणि का ऊपरी चौड़ा भाग है जिसमें पेट के अंग जैसे आंतें स्थित रहती हैं, और ये जो होता है फॉल्स पेल्विस, ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए एडिक्वेट नहीं होता है। मतलब ये इसकी शेप जो होती है वो ऐसी होती है जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं हो पाती है, इसीलिए इसको हम फॉल्स पेल्विस कहते हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं ट्रू पेल्विस की। ट्रू पेल्विस क्या होती है? यह निचला और संकरा भाग होता है। इसका महत्व प्रसूति में बहुत होता है क्योंकि यह जन्म नली का निर्माण करती है। इसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है, पेल्विक इनलेट, पेल्विक कैविटी और पेल्विक आउटलेट। ठीक है, जो ट्रू पेल्विस होता है वो 3 भाग में बटी हुई होती है, पेल्विक इनलेट, पेल्विक आउटलेट और पेल्विक कैविटी। इन तीनों भाग से बेबी जो है वो बाहर आता है और अंदर जाता है, और ये 3 भाग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं नॉर्मल डिलीवरी में। तो पेल्विक इनलेट जो होता है वो आपका ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसको पेल्विक इनलेट कहते हैं। जो बीच वाला जिसमें कैविटी बनी होती है, जहाँ सबसे ज़्यादा स्पेस पाया जाता है, उसे हम पेल्विक कैविटी कहते हैं। और जो नीचे वाला भाग होता है जिससे बेबी डिलीवर आउट होता है, तो उसे हम आउटलेट कहते हैं। इस तरीके से ये पेल्विस का विभाजन होता है। इस तरीके से इसको हम डिवाइड करेंगे कि पेल्विक इनलेट मतलब जहाँ से बेबी एंटर कर रहा है अंदर, उसको पेल्विक इनलेट, और जहाँ पे बेबी ठहर रहा है, जहाँ पे रुका हुआ है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, वो कैविटी है। जहाँ पे उसका हेड फिक्स होता है उसे कैविटी कहते हैं, और जहाँ से बेबी बाहर आउट होगा, बाहर निकल जाएगा, उसको हम आउटलेट कहेंगे और उसको पेल्विक कैविटी कहेंगे। इसके बाद देखिए स्त्री और पुरुष की जो पेल्विस होती है, जो श्रोणि होती है, उनमें अंतर क्या होता है। तो आप अगर अंतर देखेंगे फीमेल और मेल में, डिफरेंस देखेंगे उनके पेल्विस में, तो देखिए आकार जो होगा वो पुरुष का संकरा होगा। ठीक है, संकरा मतलब नैरो होगा। देखिए ये कुछ अंतर हैं फीमेल और मेल के पेल्विस में। तो फीमेल का पेल्विस हमने पढ़ लिया है। मेल के पेल्विस में क्या होगा? पेल्विक इनलेट जो होगा वो हार्ट शेप का होगा। मतलब मेल में जो पेल्विस होता है उसका जो शेप होता है वो हार्ट शेप होता है। उस हार्ट शेप से नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं होता है। उसकी जो हड्डियां होती हैं वो मोटी होती हैं और भारी होती हैं। जो मेल पेल्विस होता है उसकी हड्डियां क्या होंगी? भारी होंगी। पेल्विक आउटलेट छोटा होगा। पेल्विक आउटलेट बड़ा होना चाहिए क्योंकि वहाँ से बेबी का हेड बाहर आएगा, लेकिन वो मेल में क्या होता है? छोटा होता है। इसके बाद आप देखेंगे सब प्यूबिक एंगल जो होगा वो 70 से कम होगा, और फीमेल में जो सब प्यूबिक एंगल होता है वो 90 डिग्री पे होता है। सैक्रम लंबा और संकला होगा। ठीक है, इसके बाद इस्कियल स्पाइन जो होंगे वो अंदर की ओर धंसे हुए होंगे, अंदर की ओर मुड़े हुए होंगे। ये कुछ मेन अंतर होते हैं फीमेल पेल्विस में और मेल पेल्विस में। इसके बाद देखिए टाइप ऑफ पेल्विस। तो आपके जो पेल्विस होते हैं वो टोटल 4 टाइप के होते हैं। गायनेकोइड और ऑब्स्टेट्रिक में श्रोणि को मुख्य रूप से 4 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, कॉल्डवेल एंड मोलोली क्लासिफिकेशन के द्वारा। ये कॉल्डवेल और मोलोली जो हैं ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने ये डायग्नोस किया था कि जो फीमेल पेल्विस होता है वो 4 टाइप का हो सकता है। तो जो 3 टाइप है उसमें से फीमेल की डिलीवरी होना संभव नहीं हो पाएगा, और जो आपका गायनेकोइड पेल्विस होता है उस पेल्विस से फीमेल की डिलीवरी होना पॉसिबल माना जाता है। देखते हैं कौन कौन से 4 टाइप के पेल्विस हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनको जो डायग्नोस किया था वो कॉल्डवेल ने और मोलोए ने किया था, ये आपको याद रखना है। इसमें देखिए पहला जो है आपका वो है गायनेकोइड पेल्विस। गायनेकोइड पेल्विस सबसे ज़्यादा एटिक्यूट होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। सबसे सामान्य और आदर्श श्रोणि मानी जाती है, जिसमें से कि नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। फिर होता है आपका पेल्विक इनलेट। ये गोल या अंडाकार जैसा होता है। ठीक है, क्योंकि अंडाकार जैसा होगा तो अंडा आपका ओवल शेप का होता है, ये सबको पता है। तो ओवल शेप का जब अंडा होता है और आपका बेबी का जो यूट्रस होता है वो भी ओवल शेप का होगा, तो बेबी भी आपका ओवल शेप का होगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपस में मैच करती हैं और वहाँ पे डिलीवरी आसानी से हो जाती है। सैक्रम चौड़ा और पीछे की ओर झुका हुआ होता है। सब प्यूबिक एंगल चौड़ा होता है। प्रिसर्व के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल श्रेणी होती है गायनेकोइड पेल्विस। इसका सिंपल सा मतलब है जी, गायनेकोइड पेल्विस जो होता है वो सबसे ज़्यादा सही पोजीशन है, सबसे ज़्यादा सही हड्डी है नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए। इसके बाद देखिए सेकेंड होता है आपका एंड्रॉयड पेल्विस।
एंड्रॉयड पेल्विस ये पुरुषों में पाया जाता है। ये हार्ट शेप का होता है। पेल्विक इनलेट हृदयाकार शेप का होता है। सैक्रम लंबा और संकरा होता है। स्केल स्पाइन अंदर की ओर निकलती हुई होती है। प्रसव कठिन हो सकता है। अक्सर सिजेरियन सेक्शन कराने की ज़रूरत इस वाले पेल्विस में पड़ती है, जिसको हम एंड्रॉयड पेल्विस कहते हैं। तो ये पेल्विस जो होगा वो हार्ट शेप का होगा। इसके बाद देखिए थर्ड होता है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एंथ्रोपॉइड श्रोणी जो होती है अंडाकार लेकिन लंबाई में अधिक होती है। सैक्रम लंबा होता है। पेल्विक कैविटी गहरी होती है। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी संभव है, लेकिन कभी कभी ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन बनी रहती है। ठीक है, इसमें नॉर्मल जो डिलीवरी है वो कराना संभव तो है, लेकिन 100% जो है वो प्रेफरेबल नहीं होती है। 50-50% इसमें चांस रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वो भी इसलिए क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो अंडाकार होती है, लेकिन थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, ये इसको हम एंथ्रोपॉइड पेल्विस कहते हैं। तो देखा जाए तो बेसिकली आपका गायनेकोइड पेल्विस और एंथ्रोपॉइड पेल्विस ये दो पेल्विस हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना होती है। इसमें भी आपकी गायनेकोइड पेल्विस जो है उसमें 100% नॉर्मल डिलीवरी संभव होती है, लेकिन एंथ्रोपॉइड पेल्विस जो है उसमें 50% नॉर्मल डिलीवरी कराने की संभावना रहती है। इसके बाद देखिए आपका फोर्थ है, लास्ट है पेलिपेलॉइड पेल्विस। पेलिपेलॉइड पेल्विस जो होता है वो चपटा और चौड़ी श्रेणी का होता है। पेल्विक इनलेट ट्रांसवर्स रूप में लंबा होता है। सैक्रम चपटा होता है। प्रसव में कठिनाई आती है। बच्चा आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है, क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि ये कैसा होता है, चपटा होता है और इसकी श्रोणी जो होती है वो लंबी होती है। इनलेट ट्रांसवर्स रूप में लंबा होता है। ट्रांसवर्स मतलब तिरछे रूप में लंबा होता है, लेकिन लंबाई में छोटा होता है, इसलिए इसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। इस केस में भी हम सिजेरियन के लिए ज़्यादा प्रोसीड करते हैं पेशेंट को, और इसका नाम जो होता है वो प्लेटिपेलॉइड पेल्विस होता है। तो टोटल मिला के हमारे 4 पेल्विस होते हैं, गायनेकोइड पेल्विस, ठीक है, एंड्रॉयड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस एंड पेलिपेलॉइड पेल्विस। ये देखिए चारों पेल्विस की पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई गई है। ये चारों पेल्विस की पिक्चर जो है आपको ड्रॉ करनी है आपके नोट्स में, और देखना है कि जो आपका राउंड शेप का है वो आपका गायनेकोइड पेल्विस है, जो क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ओवेल शेप का जो थोड़े अंडे नुमा है वो पेलिपेलॉइड पेल्विस होगा, और जो आपका एंड्रॉयड पेल्विस है वो आपका हार्ट शेप का होगा, और ओवल शेप का आपका एंथ्रोपॉइड पेल्विस होगा। ये चारों पेल्विस के शेप हैं, उनकी आकृति हैं, ये आपको बनानी है। इनके नाम के साथ में, इनकी शेप के साथ में यहाँ पे दिखाया गया है। इसकी हेल्प से आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है, और देखना है कि ये चारों जो पेल्विस दिए हुए हैं उसमें क्या क्या डिफ्रेंशिएट दिए हुए हैं, किस तरीके से ये एक दूसरे से भिन्न है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अब देखिए ये जो पेल्विस होते हैं इसमें आपके श्रोणी का क्या महत्व होता है, मतलब क्या पेल्विस का क्या महत्व है ऑब्स्टेट्रिकल पेल्विस में, ये एक बार देख लेते हैं। तो श्रोणी का जो आकार और प्रकार के आधार पर प्रसव की जो सहजता निर्भर करती है। आपकी श्रोणी कैसी है, आपका पेल्विस कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका नॉर्मल डिलीवरी कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। गायनेकोइड पेल्विस में सामान्य प्रसव आसान होता है। एंड्रॉयड और पेलिपेलॉइड पेल्विस में अक्सर ऑब्स्टेट्रिकल लेबर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिकल लेबर मतलब खतरे वाला लक्षण, खतरे की बीमारी, खतरे वाली डिलीवरी। इसके बाद जो पेल्विक मेट्री होती है, श्रोणी का जो मापन होता है, करके प्रसव की संभावना को आकलन किया जा सकता है। मतलब आप जब पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं तो पेल्विक एग्जामिनेशन करने के बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे प्रसव होना संभव है या नहीं है नॉर्मल तरीके से। अगर आपको लगता है संभव है तो आप उस डिलीवरी को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है संभव नहीं है तो आप उसका सिजेरियन सेक्शन के लिए उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसका सिजेरियन सेक्शन जो है वो एक्टिवेट करा सकते हैं। और इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए कंक्लूजन क्या निकलेगा, इसकी समरी क्या निकलेगी। तो श्रोणी अस्थियां हमारे शरीर की आधारशिला हैं, जो न केवल शरीर का भार सहन करती हैं बल्कि गर्भावस्था और प्रसव के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
स्त्रियों की श्रोणि विशेष रूप से प्रसव के लिए अनुकूल रूप से बनी होती हैं। श्रोणि के विभिन्न प्रकार की जानकारी चिकित्सकों और नर्सिंग एएनएम विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है ताकि प्रसव संबंधी समस्याओं का सही आकलन कर उचित उपचार दिया जा सके। मतलब आपको ये देखना है कि ये आकलन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके चेक करने से ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी महिला जो है वो नॉर्मल डिलीवरी करा भी पाएगी या नहीं करा पाएगी, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। जब आप यहाँ पे देख लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे, एग्जामिन कर लेंगे, उसके बाद आप पेशेंट को बताएंगे कि वो नॉर्मल डिलीवरी कर सकती है या नहीं कर सकती है। कई बार क्या होता है, हम पूरी डिलीवरी इंडक्शन कराते हैं, हम उसको मेडिसिन्स लगाते हैं, डायलिटेशन कराते हैं, उसका पेन इंक्रीज़ करते हैं और हम हड्डी चेक ही नहीं कर पाते हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो जब आपको पता है कि जो हड्डियां हैं वो मूव नहीं कर सकती हैं, वो अपना रूप बदल नहीं सकती हैं, और आप वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए ट्राई करेंगे, तो क्या होगा, या तो मदर को प्रॉब्लम होगी या बेबी को प्रॉब्लम होगी। इसमें मदर और बेबी दोनों की जान भी जा सकती है और आपका जो यूट्रस है वो रप्चर भी हो सकता है, क्योंकि आप उसको प्रेशराइज़ करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेकिन हड्डी जो है वो इतनी ज़्यादा तंग है, वहाँ से बेबी बाहर आ ही नहीं सकता है। तो या तो बेबी डेथ हो जाएगा या माँ का जो यूट्रस है वो रप्चर होके बाहर बेबी का रास्ता दूसरा बन जाएगा। इस तरीके से, इसलिए इसका जांच करना बेहद ज़रूरी होता है। और ये डिलीवरी के टाइम पे जब आपका लेबर पीरियड शुरू होता है या ट्रू या फॉल्स लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, उस समय पे आप ये एग्ज़ामिन कर सकते हैं। तो ये था हमारा पेल्विस के बारे में पूरी जानकारी। उसमें टोटल 4 हड्डियाँ होती हैं, 4 हड्डियों में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स का अलग अलग रोल होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और आपके जो पेल्विस होता है, जो ये हड्डी होती है, ये 4 प्रकार की पाई जाती है, हर एक इंसान में अलग अलग होती है। फीमेल में जो 2 हड्डियाँ होती हैं वो नॉर्मल डिलीवरी संभव भी हो सकती है, लेकिन जो आपके 2 हड्डियाँ होती हैं उनमें नॉर्मल डिलीवरी